सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में। यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 0.71% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था एंड 77 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं आईआरएफसी की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। अभी हम लोग दोस्तों आईआरएफसी के बारे में इन डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं, किस तरीके से कंपनी के पैरामीटर्स होने वाले, किस तरीके से अपडेट्स हमें नजर आए हैं एंड किस तरीके से इम्पैक्ट आपको आने वाले फ्यूचर के अंदर हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का अगर आप बिजनेस के बारे में देखोगे तो नाम में ही कंपनी का बिजनेस है। इंडियन रेलवे को कंपनी क्या करता है, एक फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है एंड कहीं ना कहीं इसी के अंदर हमें आईआरएफसी कंपनी का बिजनेस नजर आया है। अब ये फाइनेंस किसको प्रोवाइड करता है, आपको बताइए कि एक पीएसयू स्टॉक से, यानी कि गवर्नमेंट ओन कंपनी है। यानी कि आईआरएफसी के जो प्रमोटर्स है ना, वो गवर्नमेंट है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो आरबीएनएल कंपनी को अगर बहुत ढेर सारे ऑर्डर मिलते हैं, आपको पता है लगातार रेलवे रिगार्डिंग ढेर सारे कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ब्रिजेस रिगार्डिंग ऑर्डर मिलते जाते हैं। तो उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, फंड। तो अगर फंड अगर आरबीएनएल कंपनी को चाहिए होगा ना, तो वो कौन सी कंपनी फंड देगा, वो फंड देने वाला कंपनी होगा आईआरएफसी। तो अगर आईआरएफसी फंड देगा एंड आरबीएनएल उसको फंड को यूज करके फुलफिल करेगा ना, तो आरबीएनएल कंपनी को बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन आईआरएफसी कंपनी को भी दोस्तों बेनिफिट होगा एंड इसी तरीके से दोनों कंपनी आगे हमें बढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बेनिफिट्स हमें आईआरएफसी कंपनी के भी अंदर नजर आएगा। आपको बताओगे एक महीने पहले जो रैली आया था ना, वो आईआरएफसी कंपनी के अंदर भी तेजी था, आरबीएनएल कंपनी के भी अंदर हमें तेजी नजर आ रहा था। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं मेन अपडेट्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट जो बिजनेस मॉडल था वो बिजनेस तो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट दिन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां आईआरएफसी के लिए 2 नवंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि उसी दिन कंपनी क्या करने वाला है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स यानी कि Q2 रिजल्ट्स आने वाला है एंड साथ में कंपनी डिविडेंड का भी दोस्तों बेनिफिट देने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 2 नवंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। इस दिन आपको कंपनी के अंदर Q2 का रिजल्ट के साथ साथ हमें डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता कि जब भी मुझे कंपनी का आईआरएफसी का Q2 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी कंपनी कैसे वैसे रिजल्ट परफॉर्म कर सकती है, फंडामेंटल जो कंपनी स्ट्रॉन्ग है। पिछले आपको बताओ Q1 से लेके Q2 रिजल्ट तक जो बीच में जो पीरियड है ना, उस पीरियड के अंदर हमें तेजी नजर आया था। और तो उस तेजी के पीछे वजह क्या था ना, ये कंपनी को आरबीएनएल को ढेर सारे ऑर्डर मिल रहे थे और ये कंपनी उसको अच्छे खासा फंड हमें प्रोवाइड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसी की वजह से जो कंपनी का सेल्स का जो डेटा है ना, वो सेल्स के डेटा के अंदर दोस्तों लगातार हमें जंप नजर आया हुआ है एंड कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हमें सितंबर महीने के अंदर भी, यानी कि Q2 रिजल्ट्स के अंदर भी सेल्स का डेटा हमें बढ़ सकता है। साथ में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना, वो ऑलमोस्ट हमें 1328 करोड़ से बढ़ के 1560 करोड़ हुआ। और अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 1700 से 1750 करोड़ के आसपास हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट्स या कंपनी जनरेट कर पाएगी। अगर दोस्तों प्रॉफिट बढ़ता है, अगर रेवेन्यूज बढ़ता है, अगर रिजल्ट्स अच्छा आता है, तो ही हमें कंपनी के अंदर तेजी आएगा, तो ही कंपनी का जो टारगेट है ना, ऑलमोस्ट हमें 100 रुपीज़ का टारगेट आईआरएफसी कंपनी के अंदर दिया गया है। लेकिन वाइसा वर्सा अगर रिजल्ट बुरा आता है ना दोस्तों, तो जिस स्पीड से कंपनी आगे बढ़ा था ना, उसी स्पीड से हमें कंपनी गिर सकता है। तो इसका भी ध्यान आपको होना चाहिए। इंपॉर्टेंट सवाल, सर ओएफएस के बारे में कुछ बताइएगा। अभी ओएफएस के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ऑलमोस्ट हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा दोस्तों एक स्टेटमेंट दिया गया था कि कभी भी हमें ओएफएस आ सकते हैं, 2024 तक हमें कभी भी ओएफएस आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ओएफएस तो आने ही वाला है, क्योंकि प्रमोटर्स का अगर आप होल्डिंग देखोगे तो 86% से भी ज्यादा का होल्डिंग है। अगर प्रमोटर्स को माल अगर दोस्तों बेचना होगा ना, जो सेबी का रूल है 75% होल्डिंग चाहिए, उसके हिसाब से प्रमोटर्स को 11% का दोस्तों स्टेक बेचना ही पड़ेगा। तो अगर 11% का स्टेक बेचेगा तो किस प्रोसेस से बेचेगा, ओएफएस के द्वारा बेचेगा। अगर ओएफएस के द्वारा बेचता है तो ये ओएफएस हमेशा डिस्काउंट प्राइस के अंदर होता है, तो गिरावट हमें लगातार आपको नजर आ सकती है। ओएफएस अगर अनाउंसमेंट होता है ना, तो करंट प्राइस से कंपनी गिर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक दबाव रह सकता है, एक पैनिक लेवल रह सकती है। तो जिसकी सबसे पहले अभी आपको क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना। सबसे पहले अभी कंपनी का Q2 का रिजल्ट देखना, उसके बाद निवेश करना है या फिर नहीं करना है। जो फंडा मैंने आपके साथ शेयर किया था, जितना भी आप अमाउंट आप डालना चाहते हो ना, उसको डिवाइडेड बाय 10 करना एंड इसमें ऑलमोस्ट जितना भी अमाउंट यहाँ आपको आंसर मिलेगा ना, वो उस तरीके से निवेश करने चलना। हर एक गिरावट के अंदर वो अमाउंट निवेश करके चलना। उसी तरीके से अगर आप निवेश करेंगे तो ही आपको दोस्तों एक सेफर साइड से रिटर्न मिलेगा। एंड अगर ओएफएस भी आता है ना, तो भी उसके बाद हमें डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
अभी अगर आप म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों डेटा देखोगे ना, तो एक बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल हमें क्रिएट हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स पहले हमें खरीदारी कर रहा था, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट हमें 9 लाख के शेयर्स हमें सेलिंग हुआ अगस्त महीने के अंदर। सितंबर महीने का डेटा अगर आप देखोगे, तो 2 करोड़ 94 लाख शेयर्स के आसपास हमें सेलिंग नज़र आया हुआ है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो कहीं न कहीं अगर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अगर बिकवाली नज़र आई है ना, तो थोड़ा बहुत हमें डरने की बात होना चाहिए, थोड़ा बहुत पैनिक लेवल होना चाहिए। तो जिसकी हिसाब से सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करना और खुद जाके स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद डिसीजन लेना। एंड 2 नवंबर कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है ज़रूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।